नमस्कार साथियों आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं आपका अपना हरीश भैया आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर एक टॉपिक को लेके आया हूं। आप लोगों ने जिस टॉपिक की डिमांड की मेरे से सबसे ज्यादा वो थी यहाँ पे टिश्यू। तो साथियों टिश्यूज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप ऊतक के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे साथियों जंतु ऊतक के बारे में। तो दो वीडियोस बनेंगी, पादप ऊतक की अलग है और जंतु ऊतक की अलग बनेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर साथियों हम बात करने वाले हैं पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में। बहुत ही कम समय के अंदर मैं बहुत सारी जानकारी है जो देने वाला हूं, लेकिन पहले बताना चाहूंगा साथियों, यदि आप यहां पे करना चाहते संपूर्ण तैयारी सभी एग्जामिनेशन की, तो सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं बता दूं साथियों, यदि आप करना चाहते हैं रेलवेज, एसएससी, सभी स्टेट एग्जामिनेशन और सभी टीचिंग एग्जामिनेशन में साइंस की दमदार तैयारी एनसीईआरटी पर आधारित, तो मेरा एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच साथियों चल रहा है सिलेक्शन वे के अंदर। तो सिलेक्शन वे की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे मेरा बैच देखने को मिल जाएगा। और यदि आप रेलवे की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे फाउंडेशन का बैच साथियों मिलने वाला है सिलेक्शन वीक की एप्लीकेशन पे, जहां पे मैथ्स मिलने वाली गगन सर के द्वारा, रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे दीपक सर, मैं और यहाँ पे राधिका मैम साथियों को साइंस में सेवाएं देने वाले हैं, और जीके जीएस पढ़ाने वाले जीत राणा सर। 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिलेगा मात्र 799 में सभी रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए। आपको बस यहाँ पे सिलेक्शन वीक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। और आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो होने वाला है टिश्यू, जिसे बोलते हैं ऊतक। अब मुद्दा बनता है सर ये ऊतक होता क्या है, किस प्रकार से ऊतक का निर्माण होता है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे शरीर में सबसे छोटा भाग कोशिका कहलाती है, हमारे शरीर की बात करेंगे तो मानव के शरीर में या हमारे जंतु जगत में या पादप जगत में, तो सबसे छोटा जो भाग होता है वो कहलाती है कोशिका। अब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और कोशिकाओं के मिलने से साथियों यहाँ पे ऊतक का टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक कोशिका नहीं होती, जब बहुत सी समान कोशिका या बहुत सी असमान कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो वहां पे ऊतक का निर्माण करती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया जा रहा है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब ऊतक के अंदर यहाँ पे एक कोशिका नहीं होती है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होगा। इसी प्रकार से जो ऊतक होते हैं वो अंग का निर्माण करते हैं, जो अंग होते हैं साथियों वो तंत्र बनाते हैं, और तंत्र के द्वारा यहाँ पे किसी न किसी जीव के शरीर की संरचना का निर्माण कर दिया जाता है। तो कोशिका के द्वारा ऊतक बनती है, ऊतक के द्वारा अंग बनते हैं, अंग के द्वारा तंत्र बनता है, और तंत्र के द्वारा हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूं साथियों, जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, इसी प्रकार से ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं औतकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जिस प्रकार से कोशिका के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक, इसी प्रकार से साथियों ऊतक विज्ञान के जनक माने जाते हैं मारी फ्रांसिस्को ज़ेवियर बाइचेट। तो यहाँ पे नाम दिया गया, गलती मत कीजिएगा, पहले बताना चाहता हूं। अब कुछ पॉइंट हैं, ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे हम पूछेंगे बताओ कि ऊतक के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो ऊतक के निर्माण को साथियों कहा जाता है हिस्टोजेनेसिस, है ना। ऊतक के अंदर जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, विभेदन। ऊतक के अंदर साथियों जो नए ऊतक बनाने की क्षमता होती है उसे बोलते हैं साथियों विभाजन की क्रिया। इसी प्रकार से जब यहाँ पे ऊतक असामान्य कारण से मर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कभी चोट लग जाए, तो चोट लगने पे होता क्या है कि आपको घाव हुआ तो उस हिस्से के अंदर कोशिका और ऊतक खत्म हो जाते हैं। तो ये कैसी मृत्यु है, सामान्य असमान मृत्यु है, असमान मृत्यु है उस जगह की, तो उसे बोलते हैं साथियों नेक्रोसिस। इसी प्रकार से ऑटोलाइसिस होती है, जब यहाँ पे एंजाइम के द्वारा ऊतक को खत्म कर दिया जाता है। एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं सेनेंसिस। सेनेंसिस का मतलब होता है कि जैसे जैसे ऊतक की उम्र बढ़ती है तो ऊतक बूढ़े हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस क्रिया को साथियों कहा जाता है सेनेंसिस। एक होती है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है कि ऊतक जब सिकुड़ जाते हैं, जब ऊतक के अंदर यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है तो ऊतक सिकुड़ जाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं साथियों एट्रोफी। इसी के विपरीत हम जब बात करेंगे उसे कहा जाता है हाइपर एट्रोफी। हाइपर एट्रोफी में ऊतक का साइज बढ़ जाता है। और लास्ट में साथियों हमारे पास में हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ऊतक है, इस ऊतक में पहले 100 कोशिकाएं थी, अब इसी ऊतक के अंदर यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या 500 हो चुकी है। तो जब ऊतक में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन को साथियों बोलते हैं हाइपरप्लासिया। मेरे ख्याल से ये सभी के सभी नाम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। ये इसलिए बताया गया ताकि आप यहाँ पे ऐसे शब्दों को बारे में जब सुने तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हम बात करने वाले किसके बारे में साथियों आज, तो आज की हमारी ये जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है प्लांट ऊतक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं।
बहुत बढ़िया तरीके से प्लांट टिश्यूज को, प्लांट की यहाँ पे ऊतक के बारे में, जैसे मैंने बताया कि ऊतक का निर्माण ना बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से होता है। तो पेड़ पौधों के अंदर यहाँ पे दो प्रकार के ऊतक हैं जो पाए जाते हैं, दो प्रकार के यहाँ पे ऊतक के तंत्र मिलेंगे। पहला मिलता है साथियों जिसे बोलते हैं विवाह ज्योत की ऊतक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज। विवाह ज्योत की ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जिसमें अभी भी कोश का विभाजन की क्षमता होती है। और एक पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं स्थायी ऊतक, जिन्हें कहा जाता है साथियों परमानेंट टिश्यूज। इनके अंदर कोश का विभाजन नहीं होता, ये पेड़ पौधों की रक्षा करती है। जो जैसा मैंने बताया आपको कि पेड़ पौधों के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं साथियों विवाह ज्योत की ऊतक, और एक पाए जाते हैं स्थायी ऊतक। अब सबसे मेन पॉइंट है ना इनके बीच में दिया गया, देखो ध्यान से। विवाह ज्योत की ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनके अंदर अभी भी यहाँ पे कोश का विभाजन होता है, और जहां पे कोश का विभाजन होगा वहां पे ग्रोथ होगी। मतलब पेड़ पौधों की वृद्धि करने के लिए किसकी होना आवश्यक होता है, तो आंसर है मेरिस्मेटिक टिश्यूज का। इससे पेड़ पौधों की वृद्धि होती है और साथ ही साथ पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ावा मिलता है। क्लियर सारी बातें। वहीं पर हम जब बात करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में, परमानेंट टिश्यूज के बारे में, तो ये बनता है साथियों परिपक्व कोशिकाओं से, मैच्योर सेल से। मतलब इनकी कोशिकाएं मैच्योर हो चुकी होती हैं, और इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि उनके अंदर यहाँ पे कोश का विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो किस कोशिका के अंदर कोश का विभाजन की क्षमता नहीं है, किस ऊतक के अंदर, आंसर है स्थायी ऊतक के अंदर। अब सुनो, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं या तो मृत अवस्था में पाई जाती हैं या वो जीवित अवस्था में भी हो सकती हैं, और इनके द्वारा यहाँ पे पेड़ पौधों की रक्षा की जाती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, बताओ कि पेड़ पौधों की रक्षा करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर है स्थायी ऊतक के द्वारा। कौन पेड़ पौधों की वृद्धि करते हैं, तो आंसर है विवाह ज्योत की ऊतक के द्वारा। कंफर्म है। चलिए मैं अब एक काम करता हूं, यहाँ पे विवाह ज्योत की ऊतक के बारे में थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं। सीधी सीधे पढ़ेंगे, ज्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, बहुत ही कम शब्दों के अंदर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि भैया ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतने ज्यादा इसमें कमेंट भी करेंगे। चलिए हम जब बात करेंगे साथियों विवाह ज्योत की ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये तीन प्रकार के मिलेंगे। पहला मिलता है जिसे बोलते हैं शीर्षस्थ, जिसको अंग्रेजी में साथियों कहा जाता है एपिकल। दूसरा मिलता है पार्श्वस्थ, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लेटरल। और तीसरा मिलता है साथियों अंतर्वेशी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरकैलरी। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले अब आप समझो, जैसे ये पेन है, अब ये पेन यहाँ पे वृद्धि करेगा तो पेन का ऊपर वाला हिस्सा भी बढ़ेगा, नीचे वाला हिस्सा भी बढ़ेगा। मतलब ऐसा ऊतक जो पेड़ पौधों की वृद्धि कराता है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। तो शीर्षस की हम जब बात करते हैं तो ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऐसे भागों में जो तनों में और जड़ों में पाए जाते हैं, और इनके द्वारा पेड़ पौधों की लंबाई है जो की जाती है। तो पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाने वाले ऊतक कौन से हैं, तो आंसर हमारे पास में यहाँ पे सिंपल भाषा में दिया जा रहा है शीर्षस्थ। लॉजिक क्लियर है। हम बात करते हैं पार्श्व के बारे में, जिसे बोलते हैं पार्श्व विवाह ज्योत की ऊतक, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब आप नोटिस करो कि पेड़ पौधा जब बढ़ते हैं ना, तो पेड़ पौधों की लंबाई के साथ साथ में तने भी मोटे मोटे होते रहते हैं, तनों की मोटाई भी बढ़ती रहती है। तो पेड़ पौधे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ में तनों की यहाँ पे मोटाई भी बढ़ती है। तो तनों की मोटाई को बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है, ये किया जाता है साथियों पार्श्व विवाह ज्योत की ऊतक के द्वारा, जिसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। अब इस वाले हिस्से से एक पत्ती निकल रही है, इस वाले हिस्से से दूसरी पत्ती निकल रही है। तो जिस वाले हिस्से से गठान पड़ती है और पत्तियों का निर्माण होता है, उसने हिस्से को साथियों बोलते हैं नोड। तो एक नोड हमारा यहां पे दिया गया है, दूसरा नोड हमारा यहां पे दिया गया है ना। अब दो नोड के बीच की जो जगह होती है, इसको साथियों कहा जाता है इंटर नोड। अब इंटर नोड के बीच में ये जो गैप होता है, इस गैप को यहाँ पे बढ़ाने का जो काम किया जाएगा, ये किया जाएगा अंतर्वेशी यहाँ पे विवाह ज्योत की ऊतक के द्वारा। मतलब इसके द्वारा भी पेड़ पौधों की जो लंबाई है बढ़ जाती है। अब ये क्यों जरूरी है, इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे आप नोटिस करो कि हमारे पास में यहाँ पे गन्ना दिया जा रहा है और हमारे पास में साथियों बांस दिया जा रहा है। आप नोटिस करो कि गन्ने के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी गांठें होती हैं। अगर ये गांठें पास पास में होती तो हम क्या गन्ने का सेवन ढंग से कर पाते, नहीं कर पाते। तो इनकी गठानों के बीच में ये जो दूरी है, ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि इससे लंबाई बढ़ी है, ताकि इसमें ज्यादा मात्रा में जो फूड का भंडारण है वो हो सके। तो मैं बताना चाहता हूं कि दो नोड के बीच में जो लंबाई बढ़ती है, ये बढ़ाई जाती है किसके माध्यम से, तो ये बढ़ाई जाती है साथियों अंतर्वेशी विवाह ज्योत की ऊतक के द्वारा। तो हमारे पास में विवाह ज्योत की ऊतक तीन प्रकार की होती है, मैंने बता दी। सबसे पहले पाई जाती है तनों की और जड़ों में पाए जाने वाली, जिसे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में शीर्षस्थ विवाह ज्योत की ऊतक।
दूसरा होता है पार्श्व, जो तनों की लंबाई को, तनों की चौड़ाई को बढ़ाता है। और तीसरा होता है हमारे पास में अंतर्वेशी, जो पेड़ पौधों को लंबा करता है, मतलब उनकी जो गांठें होती है, नोड्स होते हैं, उनकी बीच की दूरी को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा चुका है, बताओ कि बांस में और गन्ने के अंदर यहाँ पे कौन सी ऊतक है जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो आंसर है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज, जिसे बोलते हैं अंतर्वेशीय यहाँ पे विभाजोत ऊतक। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू मतलब जिनको कहा जाता है स्थायी ऊतक। देखो, तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका निर्माण होता है किससे? यहाँ पे परिपक्व कोशिकाओं से। और ऐसी परिपक्व कोशिका जिनके अंदर यहाँ पे कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। अब ये तो मृत अवस्था में पाई जाती है, फिर जीवित अवस्था में पाई जाती है। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनो, कि यहाँ पे जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के मिलते हैं। एक होते हैं सरल स्थायी ऊतक, और एक पाए जाते हैं कौन से? हमारे पास में जटिल स्थायी ऊतक। और यहीं पे हमारी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा पूछती है क्वेश्चंस को। अगर आप प्रीवियस ईयर में पेपर देने जाएंगे, आपको हर एग्जाम में साथियों हर शिफ्ट के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैं जो बताना चाहता हूं उसमें अपनी आंखें, कान, नाक, गला, गुर्दा, किडनी सब खोल के बैठिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए भी बाबू सोना का मैसेज आया, छोड़ दीजिए, बाबू सोना से इंपॉर्टेंट ये है साथियों आपके लिए। देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में, परमानेंट टिश्यूज के बारे में, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक, और एक होता है हमारे पास में जटिल स्थायी ऊतक। अगर मैं बात करता हूं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में, तो इनका निर्माण जो होता है ना, वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। क्लियर सारी बातें? तो जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्माण होगा उसे बोलते हैं सिंपल स्थायी ऊतक। और ये तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास में पैरेन्काइमा, दूसरी होती है साथियों हमारे पास में कॉलिनकाइमा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी मिलती है जिसे बोलते हैं स्केलेरनकाइमा। और ये नाम हमारी एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्केलेरनकाइमा। वहीं पर हम जब बात करते हैं जटिल ऊतक के बारे में, तो ऐसे स्थायी ऊतक जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तरह की नहीं है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है जटिल स्थायी ऊतक। और ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है साथियों जाइलम, और दूसरी यहां पे पाई जाती है फोलियम। मेरे ख्याल से आप यहां तक की सारी बातें आप समझ चुके होंगे। क्लियर सारी बातें? तो सरल स्थायी ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी, जबकि जटिल स्थायी ऊतक के अंदर यहां पे एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो पाई जाती हैं। और एक किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? स्थायी ऊतक। क्या ये यहां पे विभाजोत की है? नहीं। क्या इनके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? नहीं। ये जीवित भी पाई जाती है, मृत भी पाई जाती है। चलिए मैं एक एक करके सारी बातें समझाता हूं, लेकिन पहले एनसीईआरटी को पहले पढ़ना शुरू करो। अब एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हम एक चीज को पढ़ेंगे। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं साथियों, इसी को बेस बना के मैंने सारा का सारा कंसेप्ट जो बनाया हुआ है कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें पाई जाती है, जिसमें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। इनमें पैरेन्काइमा की बात की जा रही है। पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, दिखाई दिया। ये पतली कोशिका भित्ति वाली, मतलब इसके अंदर यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये पूछेंगे आपसे, बताओ कि पैरेन्काइमा कैसी है, जीवित है या मृत है? तो जीवित कोशिका है, और इनमें किसी प्रकार से बंधन नहीं होता। अब आप जरा समझो ध्यान से, इस प्रकार की कोशिकाओं में काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, और ये ऊतक प्रायतः भोजन का भंडारण करते हैं। तो पैरेन्काइमा के बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं मैंने, इसी के बेस पे देखो साथियों इतना सारा कंसेप्ट है जो यहाँ पे दे दिया। अब क्या क्या कंसेप्ट है सुनते चलना ध्यान से। हम बात करते हैं किसके बारे में साथियों? पैरेन्काइमा के बारे में। देखिए, तो पैरेन्काइमा जो होती है वो जीवित होती है। अब इसका जो शेप होता है वो यहाँ पे गोलाकार हो सकता है, राउंड हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या किसी भी शेप में ये पाई जा सकती है। इनके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साथ ही साथ इनके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है। ये पेड़ पौधों के हरे भागों में पाई जाती है, और पेड़ पौधों के हरे भागों में किसका निर्माण होता है साथियों? भोजन का निर्माण होता है। क्यों होता है? पेड़ पौधों के हरे भाग में पाया जाता है क्लोरोफिल, और उससे भोजन का निर्माण होगा। क्लियर सारी बातें? अब यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास में मान लो पहली पैरेन्काइमा है और ये दूसरी पैरेन्काइमा है। क्या आपको इनके बीच में जो गैप है नजर आ रहा है? यस। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि कौन सी सरल स्थायी ऊतक होती है जिसमें सबसे ज्यादा गैप पाया जाता है? तो आंसर है पैरेन्काइमा में।
लॉजिक क्लियर है? अब देखो हम जब बात करते हैं, एनसीईआरटी ने एक बात कही है और एनसीईआरटी की बात को ही मैं बहुत डिटेल से बताता हूं, देखो ध्यान से, कि कुछ पैरेन्काइमा होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। और ऐसी पैरेन्काइमा को हमने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो ऐसी पैरेन्काइमा को साथियों बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसे क्या नाम दिया जा रहा है, क्लोरेनकाइमा नाम दिया जा रहा है। तो ये कहां पे लिखा हुआ है, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यदि इनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे साथियों, क्लोरेनकाइमा करेंगे। और उसमें कौन सी क्रिया होने वाली है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने वाली है। अब आप नोटिस कीजिएगा कि कुछ हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो पानी पे तैरते रहते हैं। अब पानी पे तैरते क्यों हैं? क्योंकि वो हल्के हैं। हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में हवा भरी रहती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा फिर से हमारी एनसीईआरटी कह रही है। देखो ध्यान से, जलीय पौधों के अंदर, जो जलीय पौधों में पैरेन्काइमा होती है ना, उनकी कोशिकाओं के मध्य में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं। ये सारी बातें, जिस कारण से वह जल में उतराती है, जल में तैरती रहती है। और इस प्रकार की पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? तो ऐसी पैरेन्काइमा को साथियों बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा साथियों ऐसी पैरेन्काइमा होती है जिसके अंदर यहाँ पे हवा भरी रहती है। यदि ऐसी पैरेन्काइमा जिसके बीच में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खाली स्थान होते हैं और उनके बीच में हवा फंस जाती है, तो ऐसी पैरेन्काइमा को नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं एरेन्काइमा। लॉजिक क्लियर है? तो मैं बताना ही चाहता हूं साथियों कि एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट क्वेश्चन है जो पूछेंगे, बताइए कि क्लोरेनकाइमा क्या होती है, पैरेन्काइमा होती है। कौन सी पैरेन्काइमा होती है? जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। एरेन्काइमा क्या है साथियों? पैरेन्काइमा है। कौन सी पैरेन्काइमा है? जिसमें खाली स्थान मिलते हैं, जिसमें हवा फंस जाती है और जिस कारण से हल्के हल्के रहते हैं। क्लियर सारी बातें? हम जब दोबारा से एनसीईआरटी पाएंगे ना, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, लाइन को पढ़ो, बहुत बढ़िया तरीके से देखो लाइन दिया जा रहा है कि हम जब बात करते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर यहाँ पे लचीलापन होता है, जिसे बोलते हैं साथियों पेड़ पौधों के अंदर हल्की से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो पेड़ पौधों के अंदर जो लचीलापन होता है, ये एक अलग यहाँ पे ऊतक के कारण होता है। और यहाँ पे साथियों पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहा क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, पाए जाने वाले ऊतक को कहते हैं कॉलेनकाइमा। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होने वाले हैं कि भैया ये दिया गया है क्लोरेनकाइमा और यहाँ पे दिया गया है कॉलेनकाइमा, दोनों एक हैं अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। ये क्लोरेनकाइमा है साथियों और ये हमारा कहलाता है कॉलेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। समझ गए? दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता, बताइए कि पेड़ पौधों को जो यांत्रिक सहारा दिया जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट दिया जाता है, और साथ ही साथ पेड़ पौधों के अंदर जो मजबूती होती है, लचीलापन होता है, किस कारण से होता है? तो वो तभी है कॉलेनकाइमा के द्वारा। अब इसमें जो गैप मिलेगा ना, वो थोड़ा सा कम मिलता है। मतलब पैरेन्काइमा में गैप ज्यादा है और इसमें गैप थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर सारी बातें? इसमें गैप होता है लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब फिर से आ जाओ एनसीईआरटी पर। अब ये एनसीईआरटी की जो मैं लाइन बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बताना साथियों, सीधी सीधे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं और मैं टू द पॉइंट आपको सारी बातें बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहले पढ़ना ध्यान से। अगर हम इस लाइन को पढ़ेंगे तो क्या कहा जा रहा है, एक अन्य प्रकार के ऊतक होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये ऊतक जो होते हैं पेड़ पौधों की कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो पेड़ पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा किया जा रहा है। जैसे नारियल के ऊपर जो रेशा बनता है, किसका बनता है? स्क्लेरेनकाइमा का बनता है। ये जो ऊतक होती हैं, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती है, मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा का निर्माण साथियों मृत कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, पतली होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके भीतर कोई भी यहाँ पे आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। मतलब इनके बीच में किसी प्रकार से कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई गैप नहीं मिलता। अब वो सारी बातें मैं बताता हूं। देखो इस प्रकार से हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, क्या क्या कहा जा रहा है जरा समझिएगा। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, मृत होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। दीज आर दी डेड सेल्स, दीज आर फॉर्म बाय द डेड सेल्स। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं और काफी ज्यादा नुकीली होती हैं। अब इनके द्वारा ना यहाँ पे शक्ति और रक्षा की जाती है, मतलब पेड़ पौधों की रक्षा की जा रही है। तो सीधी सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इनमें किसी प्रकार से गैप देखने को मिलेगा? तो आंसर नहीं मिलेगा। अब भैया उदाहरण बताओ जल्दी से मुझे। देखो
जैसे मैं बात करता हूँ स्केलेटन कायमा के बारे में, दो प्रकार की मिलेंगी। पहली मिलती है तंतु के रूप में, फाइबर के रूप में, और दूसरी बेटा पाई जाती है स्केलेराइड्स के रूप में। आपने जैसे नारियल देखा होगा, तो नारियल के ऊपर यहाँ पे रेशे पाए जाते हैं, बोलो हाँ। तो नारियल के ऊपर जो रेशे मिलते हैं वो किसकी मिलते हैं साथियों? फाइबर तंतु के पाए जाते हैं। अब नारियल के ऊपर पाया जाने वाला जो रेशे होते हैं ये स्केलेटन कायमा के द्वारा बनते हैं। लॉजिक क्लियर है? जो नारियल की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से नोटिस करना, जैसे आपने अखरोट देखा होगा, मूंगफली देखी है, तो अखरोट के ऊपर वाला खोल, मूंगफली के ऊपर वाली जो परतें बनती है वो किसकी बनती है? वो बनती है स्क्लेराइड्स की। तो ये बहुत छोटी होती है, अनियमित होती है, और मोटी मोटी दीवारों के निर्माण करने वाली कैसी कोशिकाएं होती है? मृत कोशिकाएं होती है। मतलब मूंगफली के ऊपर पाए जाने वाली ये जो परतें हैं वो किसकी बनी है साथियों? मृत कोशिकाओं की बनी है। लॉजिक क्लियर है? तो मैंने बता दिया कि स्क्लेरन कामा के द्वारा पेड़ पौधों को मजबूती दी जाती है, इन्हें कठोरता दी जाती है, और साथ ही पेड़ पौधों की रक्षा करती है। किसके द्वारा? स्क्लेरन कामा के द्वारा। और इस प्रकार से साथियों हमारे तीनों हमने पढ़ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल। मैं बता दूं, अगर आप रेलवे के एग्जाम में बैठते हैं, आप किसी भी स्टेट एग्जाम में बैठेंगे साथियों, भर भर के क्वेश्चन है जो यहां से पूछे जाते हैं। रेलवे का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसके बिना बनता है। चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूंगा इनके तीनों के डिफरेंस के बारे में, देखिए, तो यहां पे पेरेंट कामा किससे बनता है साथियों? जीवित कोशिकाओं से बनता है। हम बात करते हैं कॉलिन कामा के बारे में, तो कॉलिन कामा के अंदर भी जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। बात करते हैं स्केलेटन कामा की, तो यहां पे साथियों पाई जाती है मृत कोशिकाएं। कोशिका भित्ति की बात करेंगे, इसका निर्माण होता है किससे? सेलुलोज से। कॉलिन कामा का निर्माण होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से, और इसी पेक्टिन को साथियों कहते हैं प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट कहते हैं। लॉजिकली बात है। चलो, वहीं पर हम बात करते हैं स्केलेटन कामा के बारे में। यहां पे साथियों कोशिका भित्ति बनती है लिग्निन की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पूछेंगे, बताओ कि सबसे ज्यादा जो स्पेस है कहां मिलेगा? तो सबसे ज्यादा गैप मिलता है आपको पेरेन्काइमा के अंदर। मतलब सरल स्थायी ऊतक में सबसे ज्यादा गैप कहां मिलता है? पेरेन्काइमा में। उसके बाद गैप कम किस में हो जाता है? कोलेनकाइमा में। और कम किस में हो जाता है? यहाँ पे सबसे कम मिलता है साथियों स्केलेनकाइमा के अंदर। काम पूछेंगे, बताओ। तो पेरेन्काइमा का मेन काम होता है भोजन का संग्रहण करना, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण करना और हवा को ट्रैप करना। कॉलिन कामा की बात करते हैं तो मजबूती और लचीलापन देना। स्केलेटन कामा की बात करेंगे तो यहाँ पे पेड़ पौधों को कठोरता देना और साथ ही साथ पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। तो ये उदाहरण है और मैंने एग्जाम्पल के साथ सारी सारी बातें समझा दी हैं, और यहाँ पे साथियों हमारा सरल स्थायी ऊतक हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि इनका निर्माण जो होता है ना बालक, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है, और ये दो प्रकार की मिलेंगी। पहली मिलती है जाइलम और दूसरी मिलती है कौन सी? फोलियम। मैं आपको ना एक एक करके सारी बातें समझा देता हूं, बोर्ड पे देखो। तो हम बात करते हैं जाइलम के बारे में, फोलियम के बारे में। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे जाइलम के बारे में। अब इस डायग्राम को देखो, आपको पता है कि हमारी जड़ों के अंदर यहाँ पे पानी मिलेगा। तो पेड़ पौधों की जड़ों में पानी मिलता है, साथ ही साथ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब ये सारे के सारे खनिज पदार्थ, ये सारे के सारे पानी जो होते हैं किसके माध्यम से पेड़ पौधों के सभी हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं? तो आंसर है जाइलम के माध्यम से, है ना? जाइलम के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, तो जाइलम की बात करेंगे, सुनो। तो जाइलम जो ऊतक होता है ये पौधों के अंदर यहाँ पे बेसिकली जड़ों में, तनों में, पत्तियों में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है पानी और खनिज पदार्थों को यहाँ पे पत्तियों तक पहुंचाना। मतलब जड़ों से पत्तियों तक यहाँ पे पानी को और बहुत सारे खनिज पदार्थों को पहुंचाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ पेड़ पौधों को थोड़ा बहुत यहाँ पे यांत्रिक सहारा भी देता है। अब मेन मुद्दा यह है कि इसके अंदर जो दिशा होती है ना पानी की, वो एक ही दिशा में होती है। इसमें पानी हमेशा कहां से कहां जाता है, या खनिज पदार्थ कहां से कहां जाता है भैया? तो नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ऊपर से नीचे आ रहा है। मतलब इसके अंदर यहाँ पे जो दिशा होती है जब पानी की मूवमेंट की, वो एक ही दिशा में होती है। तो इसके अंदर साथियों वन वे फ्लो होगा। क्लियर सारी बातें? तो जाइलम में हमेशा जो दिशा होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, और कैपिलरी एक्शन के माध्यम से पानी है जो ऊपर की तरफ जाता है। अब आता है मेन मुद्दा कि जाइलम का निर्माण कितने भागों से होता है। तो सुन लो सबके सब ध्यान से। जाइलम का जो निर्माण है साथियों वो यहाँ पे टोटल 4 भागों से मिलकर होता है, जिसमें पहला भाग कहलाता है वाहिनिका जिसे बोलते हैं ट्रैकिड्स। दूसरा मिलता है जिसे बोलते हैं वाहिकाएं। तीसरा मिलता है जिसे बोलते हैं जाइलम तंतु जिसे बोलते हैं जाइलम फाइबर। और चौथा मिलता है साथियों जाइलम पेरेन्काइमा।
तो जाइलम का निर्माण यहाँ पे 4 भागों से मिलकर होगा, 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर होता है, जैसा मैं एनसीईआरटी बताती है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रेकीज के बारे में, तो इसका निर्माण, इसका मेन काम होता है साथियों जल और खनिज का परिवहन करना। वाहिकाओं के द्वारा यहाँ पे जल का तीव्र परिवहन किया जाता है, तेजी से जल को पहुंचाया जाता है। जाइलम तंतु जो होते हैं वो मजबूती प्रदान करते हैं, और जाइलम पैरेन्कामा के द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा में भोजन का भंडारण भी कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज सुनो, जाइलम के अंदर बाकी सबका निर्माण यहाँ पे मृत कोशिकाओं से होता है, लेकिन ये जो जाइलम की पैरेन्कामा मिलती है ना, ये यहाँ पे जीवित कोशिका से मिलती है। तो ये फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास दिया जा रहा है फोलियम। अब फोलियम क्या करता है, देखो, पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर भोजन बन गया। अब इस भोजन को क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। तो पेड़ पौधों के बाकी हिस्से तक भोजन को पहुंचाने का जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा फोलियम के द्वारा। क्लियर सारी बातें। अब फोलियम का निर्माण जो होता है वो 5 तरह की कोशिकाओं से होता है, 5 भागों से मिलकर बनता है। जिसमें पहला भाग होता है साथियों जिसे बोलते हैं चालनी नलिकाएं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सीव ट्यूब्स। मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी कह रही है। दूसरा पाई जाती है सह कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं सीव सेल्स। तीसरा मिलता है सहचर कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। चौथा बेटा पाया जाता है इसके अंदर फोलियम तंतु, जिसे बोलते हैं फोलियम फाइबर। और लास्ट में इसमें साथियों पाए जाते हैं यहाँ पे फोलियम के पैरेन्कामा। तो फोलियम का निर्माण कितने भागों से मिलकर होता है, 3 या 5 या 4? तो आंसर है 5 भागों से। जाइलम बनता है कितने भागों से, 4 भागों से। और ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाकी सबके क्या काम होते हैं मैंने आपको बता दी बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो, तो फोलियम जो होता है वो बनता है 5 टाइप ऑफ सेल से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, और मैं एनसीईआरटी को ये साथियों पूरा बेस लगा के आपको ये चीजें पढ़ाने के लिए आया हूं, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं जाइलम फोलियम के बारे में, देखो, तो जाइलम का मेन काम होता है पानी और खनिजों का परिवहन करना, जबकि फोलियम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। जाइलम के अंदर जो दिशा होती है वो एक ही में हो जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ, जबकि फोलियम में साथियों दोनों दिशा में यहाँ पे चीजें ट्रांसफर की जाती है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपसे डिफरेंस मैंने बता दी है। तो मेरे ख्याल से साथियों आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही कम शब्दों के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के माध्यम से ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया। देखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को बताने में साथियों बहुत मेहनत लगती है। अब ये उनके लिए है जिनका रिविजन करना चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भैया इसमें क्या कंसेप्ट हम पूरा पढ़ लेंगे, तो देखो, कंसेप्ट के लिए आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, पूरा बैच पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें जो मैं शायद छोटी छोटी कम शब्दों में नहीं बता पाता। लेकिन हाँ, यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन है जो इस क्लास के माध्यम से हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको लगे कि भैया मुझे बहुत डिटेल में साइंस पढ़नी है, एनसीईआरटी की साइंस पढ़नी है, तो मेरा एनसीईआरटी साइंस का फाउंडेशन बैच साथ ही चल रहा है सिलेक्शन विकी एप्लीकेशन पे, जो सफिशिएंट है आपके सभी रेलवेज, एसएससी, सभी स्टेट एग्जामिनेशन और सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ रेलवे के लिए डेडिकेटेड साथियों हमारा बैच चल रहा है जिसका नाम है रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसमें मैथ्स मिलने वाली गगन सर के द्वारा, रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको दीपक सर, मैं और राधिका मैम साथियों को साइंस में सेवाएं देने वाले हैं, और जीत राणा साहब को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जीके जीएस। तो साथियों आप हमारे साथ हमारे रेलवे फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। बाकी आप ऐसा और कौन सा टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा मुझे। मैं डेफिनेटली साथियों उस पर पक्का ऐसी बेहतरीन वीडियो से जो बनाने वाला हूं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का साथियों मुझे रहेगा बेसब्री से इंतजार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।